अच्छा, आज की वर्कशॉप जो है वो हमारी कंपोज़िशन और फ्रेमिंग पे है और अभी मेरे साथ तूबा बरीन है यहाँ पे एग्ज़ीक्यूटिव मेंबर हमारी, वो मेरे साथ वर्कशॉप देंगी। तूबा आप यहीं पे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सारे? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आ रही है। यस, जी आ रही है। छुट्टियाँ होप सो कि अच्छी जा रही होंगी। बाकी अभी मैं और आमना आपको वर्कशॉप देते हैं, ध्यान से सुन लेना सारे बच्चे। थोड़ी सी है, इजी सीन है, बाकी आगे देखते हैं क्या। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो है वो कंपोज़िशन बेसिकली होती क्या है ये। एक सेकेंड। अब कंपोज़िशन ये है कि कोई भी फ़ोटोग्राफ़र एक पिक्चर क्लिक कर रहा है तो उसने अपनी पिक्चर में किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया है। अगर वो मतलब ऑब्वियसली आपको एक पिक्चर आप देखते हो तो आपको वो देखने से ही अगर अच्छी लग रही है तो ऑब्वियस बहुत अच्छी कंपोज्ड है और बैलेंस्ड है। अगर एक पिक्चर प्रॉपर तरह से बैलेंस्ड है ना तो वो अच्छी, इसका मतलब है कि वो अच्छी कंपोजिशन है उस पिक्चर की। तो किस तरह से एक फ़ोटोग्राफ़र विजुअल एलिमेंट्स को फ्रेम के अंदर अरेंज करता है उसको कंपोजिशन कहते हैं। इस तरह से अरेंज करे कि वो एक प्रॉपर आपको एक स्टोरी विजिबल पता लग रही हो, पिक्चर देखते ही आपको एक स्टोरी समझ आ रही हो पिक्चर की, तो उस तरह की पिक्चर को हम फिर कहेंगे कि वो बहुत अच्छे से कंपोज्ड हुई है, जो एस्थेटिकली प्लीजिंग भी आपको लगेगी। अब कंपोजिशन की हमारे पास एग्जांपल्स भी बहुत सारी आ जाती हैं। मतलब कोई भी पिक्चर आप फॉर एग्जांपल देखते हो और ज़रूरी नहीं है कि वो, अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंट्रली प्लेस्ड है तो ही आपकी कंपोजिशन अच्छी लगेगी। कंपोजिशन के बहुत सारे रूल्स होते हैं और समटाइम्स ये भी होता है कि अगर एक सेंट्रली प्लेस्ड सब्जेक्ट है आपका तो वो आपको बोरिंग भी लग सकता है। तो इसके कंपोजिशन के इस तरह से बहुत सारे रूल्स हैं जिनको आप फॉलो करें तो वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी पिक्चर्स आपके पास आती हैं। हमारे पास एग्जांपल्स है यहाँ पे। अब ये देखें, लेफ़्ट साइड पे हम देखें तो वो एक बाबा जी का पोर्ट्रेट जो है, तो उसमें अब जो बिफ़ोर की पिक्चर है उसने अब क्या आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे क्या वो बताना चाह रहा है? ऑब्वियसली फेस पोर्ट्रेट है, फेस फेशियल जो है उसके फीचर्स वो डिटेल्स में बताना चाह रहा है। तो हमारे पास जो भी नेगेटिव स्पेस थी वो हमने ख़त्म कर दी, तो उसकी बहुत अच्छी सी एक लुक आ गई। हमारे पास पता लग रहा है कि अब वो क्या बताना चाह रहा है पिक्चर में फ़ोटोग्राफ़र। इसी तरह जो हमारे पास राइट साइड पे पिक्चर है उसमें अब आइज़ को फ़ोकस किया हुआ है सब कुछ। अब हमें कैसे पता लग रहा है? आइज़ कलर्ड हैं, बाकी सारा ब्लैक एंड वाइट है। ऑब्वियसली वो फ़ोटोग्राफ़र जो है वो आइज़ के थ्रू एक स्टोरी बताना चाह रहा है हमें। तो उसने पहले पिक्चर ली, फिर उसकी क्रॉपिंग इस तरह से की कि वो एक पता लग रहा है कि वो एक बहुत ही शार्प सी पिक्चर आ गई आपके सामने कि वो किस तरह से फ़ोटोग्राफ़र पोर्ट्रे करना चाह रहा है अपनी पिक्चर को। उसके बाद हमारे पास बहुत, अब ये तो थी पोर्ट्रेट की। ज़रूरी अब मैंने अपनी स्लाइड्स में ना बहुत कम एग्जांपल्स रखी हैं ताकि आप लोग खुद भी अपने तौर पे ना सर्च करके चीज़ों को आप खुद सर्च करें और आप खुद ढूँढें कि किस तरह से आप लोगों को लगता है कि अभी ये सिर्फ पोर्ट्रेट से बहुत सारी सीनरी की पिक्चर्स ऐसी होती हैं, वो आपको देखते ही इतनी अपीलिंग लगती हैं। क्यों लगती हैं? क्योंकि वो अच्छे से कंपोज्ड होती हैं, वो एलिमेंट्स इतने ध्यान से कैप्चर किए होते हैं कि वो बहुत ही बैलेंस्ड पिक्चर आपके सामने एक आ रही होती है। तो वो आपने, अब मैंने बहुत कम इधर एग्जांपल्स रखी हैं लेकिन वो आपने खुद से सर्च करके देखनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रूल्स ऑफ कंपोजिशन। रूल्स ऑफ कंपोजिशन हमारे पास बहुत सारे हैं। अब वही बात आ गई कि एक सेंट्रली कंपोज्ड पिक्चर होगी, क्या हम चाह रहे हैं कि हमारी फ्रेमिंग अच्छी हो, लेकिन अगर आप सेंटर में अपना सब्जेक्ट रख रहे हो तो फिर आपको क्या करना है कि आपकी जो नेगेटिव स्पेस है वो बहुत कम हो, आप मतलब प्रॉपर हो, कोई ना ज़्यादा हो ना कम हो। उस तरह से आपका जो लेफ़्ट साइड पे जगह है वो राइट साइड के इक्वल होनी चाहिए। तो इस लिहाज से अगर आपने सेंट्रली प्लेस करना है अपने सब्जेक्ट को। लेकिन उसके अलावा हमारे पास जो है वो रूल्स जो हैं वो रूल ऑफ थर्ड्स यूज़ होते हैं, फिर सिमेट्री और बैलेंस यूज़ होता है, लीडिंग लाइंस यूज़ होती हैं, फ्रेमिंग यूज़ होती हैं। हमारे पास सबसे पहला जो रूल है ना वो रूल ऑफ थर्ड्स है। अब रूल ऑफ थर्ड्स को हम, बहुत ही बेसिक रूल है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब अगर आप सेंट्रली प्लेस नहीं करें तो फिर आप रूल ऑफ थर्ड्स मोस्टली यूज़ करते हो, तो उसको हम थंब रूल भी कहते हैं। अब थंब रूल इसलिए कहते हैं, ये प्रिवेंट कर रहा है, मतलब रूल ऑफ थर्ड्स है वो प्रिवेंट कर रहा है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो सेंट्रली प्लेस ना करें, होराइजन पे ना रखें, तो इसलिए उसको थंब रूल कहा हुआ है उन्होंने।
ठीक है, बहुत बेसिक रूल है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उसके। अब ये क्या होता है, हमारे पास आपके फ़ोन, आप सबके पास फ़ोन्स हैं, मतलब कैमरा के भी आप देखोगे तो सेटिंग्स में ना एक ग्रिड का ऑप्शन होता है, हर फ़ोन में होता है। वो आप लोग मतलब अगर आपने ऑन नहीं किया हुआ तो वो आप ऑन करके देखना। बहुत आप ग्रिड ऑन करते हो तो ना बहुत आसानी भी हो जाती है कि आप पिक्चर की फ्रेमिंग बहुत सही से कर लेते हो फिर। तो हमारे पास जो ग्रिड होता है ना, अब ये रूल ऑफ थर्ड्स के अकॉर्डिंग जो ग्रिड होता है ना, आपकी पिक्चर है, कोई भी पिक्चर है, उसको आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, इस तरह से कि उसकी जो रेशियो है ना वो तीनों की इक्वल, हर बॉक्स की इक्वल आ जाती है। और आप अपने सब्जेक्ट को जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं ना, ये जो सारी लाइंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उन पॉइंट्स पे आप अपने सब्जेक्ट को रखते हो। तो इस तरह जब आप अपनी कोई भी पिक्चर क्लिक करते हो ना, तो वो रूल ऑफ थर्ड्स के अकॉर्डिंग होती है। ये एग्जांपल जो बिल्कुल राइट पे पिक्चर है, उस पे आपको पता लग रहा होगा कि लेफ्ट साइड पे अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो सब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है फोटोग्राफर ने, इसके साथ ग्रिड भी शो हो रहा है। अब नीचे वाली पिक्चर पे ग्रिड तो शो नहीं हो रहा, लेकिन आपको पिक्चर देखने में पता लग रहा है कि वो रूल ऑफ थर्ड्स को जो है वो फॉलो कर रही है, और मतलब बिल्कुल बैलेंस्ड भी लग रही है। इवन के एक साइड पे है लेकिन पिक्चर लुक्स बैलेंस्ड। अच्छा, मेरी आवाज़ सबको आ रही है? मेरा क्वेश्चन है कि ये रूल ऑफ थर्ड में ज़रूरी है कि हमारा जो एक ऑब्जेक्ट है वो तीनों या ग्रिड लाइंस, सारी ग्रिड लाइंस को टच करना चाहिए, मतलब उसको पास करे नहीं सारी नहीं, सारी का ज़रूरी नहीं है। कोई भी ये जो 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इन चारों में से किसी भी एक पे अगर आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ना, तो वो रूल ऑफ थर्ड्स को फॉलो कर रहा होगा। ग्रिड। मैंने साइड में बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं रखी, लेकिन मतलब मैं आपको पिक्चर्स वैसे भी सेंड कर दूंगी और आप खुद भी सर्च करना। मतलब कोई भी इन चारों में से कोई भी पॉइंट पे अगर आपका सब्जेक्ट पड़ा हुआ है ना, तो वो रूल ऑफ थर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। और ये ग्रिड मतलब इस तरह से बना हुआ है कि या तो 1/3 पे आपका सब्जेक्ट है या 2/3 पे, क्योंकि वो इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है गोल्डन रेशो। अब गोल्डन रेशो रूल ऑफ थर्ड्स की ही एक फॉर्म है। इसमें इसको गोल्डन स्पाइरल रूल भी कहते हैं। वो मैं आपको बताती हूँ कि वो स्पाइरल वाला क्या सीन है। सबसे पहले रूल ऑफ थर्ड्स की एक फॉर्म है। अब इसमें भी ग्रिड होता है, लेकिन इसके ग्रिड का साइज चेंज हो जाता है। उसमें तो रूल ऑफ थर्ड्स में हमारे पास क्या होता है कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं ना पिक्चर, लेकिन इसमें इस तरह होता है कि ये देखें, जो ग्रिड है उसकी रेशो चेंज हो जाती है। अब ये किस तरह से, रेशो 1:1.618, ये इस ग्रिड का साइज होता है। अब गोल्डन रेशो वैसे ऐसा उस तरह से यूज़ नहीं होती जिस तरह हम रूल ऑफ थर्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग समझ लें कि मतलब इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। तो एक तो ये ग्रिड के अकॉर्डिंग हम लोग इसका कर सकते हैं कि इसकी रेशो चेंज हो जाती है, लेकिन इनके भी अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पास आपका ऑब्जेक्ट होगा ना, तो वो गोल्डन रेशो को फॉलो करेगा। अब दूसरी बात ये है कि गोल्डन स्पाइरल रूल इसको कहते हैं। वो किस वजह से कहते हैं, अब ये जो हमारे पास राइट साइड पे पिक्चर है ना, इस पे आपको एक स्पाइरल बना नज़र आ रहा होगा। ये स्पाइरल जो है ये किस तरह से बनता है, एक फिबोनाची सीक्वेंस है। फिबोनाची कोई साइंटिस्ट है, उसने मतलब उसके नाम पे है ये। अब ये किस तरह से स्पाइरल बनता है, 0 से बिल्कुल शुरू होता है ये 0 1 2 3 5 8, और ये नंबर्स कैसे जा रहे हैं, 0 से शुरू हो रहा है, 0 + 1 1, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8, और फिर 5 + 8, और इस तरह से सो ऑन। तो जो हमारे पास स्पाइरल का साइज़ है ना, वो इंक्रीज़ होता जाता है। अब इस पे पिक्चर कहाँ पे आती है, बिल्कुल स्पाइरल के मिडल पे, जैसे जहाँ पे जैसे 1 लिखा आ रहा है ना, 1 के करीब कहीं पिक्चर होगी। अब यहाँ पे क्या है, फिबोनाची सीक्वेंस के अकॉर्डिंग है ना, इस स्पाइरल के मिडल में जो है हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा। इस तरह से देखें। अब हमारे पास एग्जांपल्स आ गई हैं, आपको एग्जांपल देके थोड़ी मतलब बेहतर समझ आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे पिक्चर है वो स्टेयर केस है, लेकिन अब हमें वो देखते ही पिक्चर का पता लग रहा है कि वो गोल्डन स्पाइरल रूल को फॉलो कर रहा है, कि उसकी एक वो स्पाइरल की शक्ल खुद ही बनी हुई है, और उसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे वो बिल्कुल एंड दरमियान वाला आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल एंड से स्टेयर्स के। फिर हमारे पास जो
दरमियान वाली पिक्चर है वो एक फ्लावर की है, उस पे उसके ऊपर वो स्पाइरल बना हुआ है और वो पता लग रहा है कि वो स्पाइरल के बिल्कुल मिडल में रोज़ का सेंटर आ रहा है। तो इस तरह से इसको फॉलो कर रहा है। और थर्ड वाली पिक्चर में भी इसी तरह के वो जो बंदा है वो स्पाइरल के मिडल में खड़ा हुआ है। तो इस तरह से है, ये बहुत मतलब रेयरली यूज़ होता है। उस तरह से जैसे रूल ऑफ थर्ड्स बहुत फ्रीक्वेंट हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास मतलब फ़ोन पे भी जो ग्रिड होता है हम यूजली उसको यूज़ करके रूल ऑफ थर्ड्स यूज़ कर लेते हैं। गोल्डन स्पाइरल रूल रिलेटिवली कम यूज़ होता है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, तो इसको थोड़ा कम यूज़ करते हैं। लेकिन आप लोगों को समझ आ गई? जी आ गई है। सही। हमने आपकी से जो गोल्डन रेशियो, ये तो फ़ोन में ज़्यादा मोस्टली ऑप्शन होता ही नहीं है। हाँ, ये इस ग्रिड का ऑप्शन नहीं होता हमारे पास। ये मतलब वैसे ही आपने कोई भी पिक्चर आप ले रहे हो ना, तो आपने जैसे अंदाज़ा नहीं आपने अपने सब्जेक्ट को प्लेस करना होता है। समटाइम्स आपने फ़ोन का भी अपना ग्रिड ऑन नहीं किया होता, लेकिन आपको पता लग रहा होता है कि मतलब अगर मैं इस सब्जेक्ट को यहाँ पे रख रहा हूँ तो ये फॉलो कर रहा है रूल ऑफ थर्ड्स को, क्योंकि मोस्टली मतलब मेरे फ़ोन में भी ग्रिड ऑन नहीं होता। लेकिन अगर हम वैसे भी पिक्चर लें तो हमें पता लग रहा होता है कि यहाँ पे इतनी राइट साइड पे इतनी जगह छूट रही है या और लेफ़्ट साइड पे थोड़ी ज़्यादा छूट रही है, तो हमारा रूल ऑफ थर्ड्स फॉलो हो रहा है। तो इसी तरह मतलब गोल्डन रेशियो को भी आपके पास ग्रिड फ़ोन में नहीं होता, लेकिन आप लोग खुद ही अंदाजे से पिक्चर इस तरह लेते हैं कि फॉलो हो जाता है। और दूसरी बात ये कि मतलब फ़ोन पे वैसे नहीं होता, लेकिन लाइट रूम पे अगर आप लोग देखें ना एडिटिंग में जाके, तो वहाँ पे ऑप्शन होता है गोल्डन रेशियो का। तो मतलब आपने पिक्चर ले ली, अंदाजे से ले ली, लेकिन आप लोग जब एडिटिंग करने लगेंगे उसको, तो उसको मतलब क्रॉप करके उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं गोल्डन रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बैलेंस एंड सिमेट्री। ये तूबा आपको बताएगी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ बैलेंस के बारे में। बैलेंस आप सबको ही पता होगा, वैसे तो डिज़ाइन में बहुत सुना होगा सबने, लेकिन फ़ोटो में भी उसकी उतनी ही वैल्यू है। जैसे अपनी रियल लाइफ और वर्ल्ड में भी देखो, हम सब भी, हमारी बॉडी भी जो है ना वो बैलेंस में है, अगर ना हो तो हम खड़े भी ना हो सकते। सो बेसिकली बैलेंस इज़ अ कंपोजिशन टेक्निक जो हम ना पिक्चर लेते हुए यूज़ करते हैं। इसमें ये होता है कि मेन फोकस हमारा होता है विजुअल वेट पे, कि कोई जो इमेज ले रहे हैं ना हम या पिक्चर ले रहे हैं, तो कोई ऑब्जेक्ट है उसका विजुअल वेट जो है ना इक्वली डिवाइड हो बोथ साइड में। अब विजुअल वेट क्या होता है? अगर कोई भी पिक्चर है ना, वो व्यूवर की कितनी अट्रैक्शन अपनी तरफ ड्रैग करी है, इसको हम कहते हैं विजुअल वेट। और बैलेंस हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम उस विजुअल वेट को, मतलब उस एक पिक्चर को ना बोथ साइड पे इक्वली डिवाइड करते हैं, या उन दोनों साइड पे उसकी इक्वल विजुअल वेट जाए, जिसकी वजह से मतलब दोनों साइड से इक्वल अट्रैक्शन हो उस पिक्चर। अब सबसे पहले ना बैलेंस में हमारे पास रहता है सिमेट्रिकल बैलेंस। ठीक है, अब वैसे आपको पता होगा ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, क्योंकि ये पिक्चर में ना एक बहुत ही मतलब इट गिव्स अ वेरी नाइस ऑर्गेनाइज्ड इफेक्ट टू आवर पिक्चर। मतलब आप बहुत ही बैलेंस आपकी पिक्चर सिमेट्री से लगती है। और बेसिकली ये क्या होता है कि कोई भी इमेज है ना, जैसे ये हमारे पास जो राइट साइड पे इमेज है बिल्डिंग की, अगर आप कोई भी इमेज लो और इसके दरमियान आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और दोनों साइड पे वो इक्वली डिवाइड कर दें इमेज को, तो वो हमारे पास होता है सिमेट्री। दोनों साइड में शेप भी, साइज भी, वैल्यू भी, कलर भी इक्वल होना, तो वो सिमेट्री है। जस्ट लाइक मिररिंग द ऑब्जेक्ट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है ना उसको मिरर कर दो दूसरी साइड पे। अपनी बॉडी को देख लो, हमारा भी जो है ना वो सिमेट्रिकल बैलेंस है, दोनों साइड पे देखो एक तरह ही है, मतलब मिरर हुए हुए हैं हम भी। और बर्ड्स जो होते हैं वो भी इसी तरह होते हैं। तो अगर कोई पिक्चर आप ले रहे हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स हैं, आर्किटेक्चर है, इसमें मेन फोकस हमारा था सिमेट्रिकल बैलेंस। इवन जो शेडोज ऑफ इस पे जो विंडोज लगी होती है उनकी शेडो भी सिमेट्री में आने चाहिए, हमारी पिक्चर बहुत ही उससे अच्छी लगती है। अच्छा, वैसे ये है कि एग्जैक्टनेस से ज़्यादा ना विजुअल वेट का इफेक्ट होता है, कि बोथ साइड पे जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ना वो अपनी तरफ इक्वल उसकी तरफ अट्रैक्शन जाए जो भी उसे देख ले। इसके बाद हमारे पास एक और होता है अप्रॉक्सीमेट सिमेट्री। मतलब इसमें ये सीन होता है कि दोनों साइड पे ना जो ऑब्जेक्ट होता है वो होगा मतलब एक ही, लेकिन ये नहीं है कि एग्जैक्ट कॉपी हो गई है। ठीक है, जैसे सिमेट्री में होता है थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। जैसे नीचे एक पिक्चर है, जैसे ये देखें फ्लावर के नीचे वाली जो पिक्चर है, दोनों साइड पे सेम है तकरीबन, बस जो उसके अंदर वो आपके पास नज़र आ रहा है दो खड़े हुए हैं मॉडल्स, अच्छा ये दोनों डिफरेंट है। तो ये बाकी तो सिमेट्री पूरी है, बट ये सिर्फ स्लाइड से डिफरेंस आया है, इसे हम कहते हैं अप्रोक्सीमेट सिमेट्री।
अगर बहुत मतलब आप करीब से देख रहे हो ना पिक्चर कि सिर्फ स्लाइड से डिफरेंस आ रहा है लेकिन बैलेंस इक्वल है, ठीक है। बैलेंस होना हर पिक्चर में ज़रूरी है, बेशक वो सिमेट्री है या एसिमेट्री है या अप्रॉक्सीमेट सिमेट्री है। इसके बाद हमारे पास एक और होता है एसिमेट्रिकल। उसमें ये होगा कि आप पिक्चर लोगे एक और उसकी ना दोनों साइड पे डिफरेंट वेट्स होंगे। जैसे ऊपर वाली पिक्चर है, ऊपर एक पिक्चर है जिसमें साइकिल है, एक साइड पे इसकी साइकिल खड़ी है, दूसरी साइड पे बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं है, विंडो है, ठीक है। दो डिफरेंट इफेक्ट दे रहे हैं लेकिन वैसे इसके अंदर बैलेंस पूरा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिकल कि दोनों साइड्स पे ना डिफरेंट चीज़ें हो। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अगर एक अभी आपको आमना ने ऊपर कुछ बताया है कि बिल्कुल कॉर्नर पे एक पिक्चर, दूसरी साइड बिल्कुल मतलब प्लेन है। ये किसकी तरह, आपको कुछ ऊपर से याद आ रहा है जो अभी आमना बता के रही है? रूल ऑफ थर्ड। हाँ बिल्कुल, रूल ऑफ थर्ड्स। ये बिल्कुल इस तरह है कि मतलब ग्रेड 3/3 की सोच लो, उसके कॉर्नर एक साइड पे आपको पिक्चर नज़र आ रही हो। इसी तरह हमारे पास आ जाता है रेडियल। अब रेडियल बैलेंस क्या होता है कि नीचे एक पिक्चर है, ये देखो। रेडियल बैलेंस मीन्स कि जो सेंटर से ना पिक्चर रेडिएट हो रही हो आपकी तरफ, ठीक है। जैसे फ्लावर है, बिल्कुल सेंटर से रेडिएट होना स्टार्ट हुआ है और आउटवर्ड्स आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जांपल है ना वो रेडियल बैलेंस ही है, मतलब रेडियल बैलेंस की है फ्लावर ही, ठीक है। मतलब और भी पिक्चर्स आपने देखी होंगी, रोज भी होता है और भी डिफरेंट फ्लावर्स हैं, उन सब की जो बेस्ट एग्जांपल है रेडियल बैलेंस की वो फ्लावर्स होती है। इसके अलावा एक और पिक्चर है, देखो आर्किटेक्चर है, सिंपल बिल्डिंग, दोनों साइड पे देखो इक्वल है, बिल्कुल। ये हमारे पास सिमेट्रिकल पिक्चर है। अब कोई भी हो, सिमेट्रिकल हो, एसिमेट्रिकल हो, अप्रॉक्सीमेट सिमेट्री हो, रेडियल हो, मेन फोकस हमारा किस चीज़ पे था? बैलेंस पे। वो पिक्चर बैलेंस्ड होनी चाहिए, तभी वो हमें अच्छा उसका इफेक्ट आएगा, पिक्चर अच्छी लगेगी। इसके बाद नीचे हमारे पास है लीडिंग लाइन। अब हम देखते हैं लीडिंग लाइन्स को। ये ना हमारे पास बेसिकली दीज आर द लाइंस इन द पिक्चर दैट आर मेंट टू लीड व्यूअर्स आई टू द इमेज, ठीक है। हम देख रहे हैं वो हमें ना एक ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ लीड करता है। अब जो लाइंस है ना, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट लाइंस ही ड्रॉ हुई हुई होंगी, वो एक्चुअल भी हो सकती हैं, इमेजिनरी भी हो सकती हैं, कर्व्ड भी हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो पहली पिक्चर है ना, मतलब मेन फोकस लीडिंग लाइंस का ये होता है कि वो व्यूअर की जो आई है ना उसको प्रोजेक्ट करता है सेंटर की तरफ या जो ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ, ठीक है। मेन फोकस जो होता है पिक्चर का उसकी तरफ, और मतलब सब्जेक्ट जो होगा इमेज का। जैसे पहली पिक्चर में है ये जो बच्ची खड़ी हुई है, अब इसमें एग्जैक्ट लाइंस नहीं है, ये हमारे पास क्या होंगी? इमेजिनरी लाइंस। जो हमारा फोकस मतलब इट वाज आवर आईज आर मूविंग टुवर्ड द चाइल्ड जो यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो अब देखो इसी तरह जो साथ वाली पिक्चर है, ये इसमें लीडिंग लाइंस क्या है? ये ट्रैक है रेलवे का, और ये जो यहाँ पे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है इसकी तरफ ही हमें लीड कर रहा है। इसी तरह नीचे है एक और पिक्चर है हमारे पास, ये देखो, जिसमें एक बंदा मूव कर रहा है। अब ये जो येलो आपको नजर आ रही है ट्रैक लाइट्स, ये हमें उसकी तरफ लीड करिए। अब हमेशा पिक्चर्स में आपने वैसे अपनी जो हमारे पास रोड्स होती हैं उस पर भी देखा होगा कैट लाइट्स लगी होती हैं, क्योंकि रात को वो हमें मतलब यूज फॉर लीडिंग अस टू द पाथ, ठीक है। इसी तरह पिक्चर में भी ये हमें बहुत अच्छा इफेक्ट दे रही होती है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, जो लीडिंग लाइन्स होती हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि पिक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह एक्चुअल और इमेजिनरी हमने देख ली, अब कर्व्ड लाइंस भी होती हैं। ये जो 7 पिक्चर है राइट पे, ये सारी किस में काउंट होंगी? कर्व्ड लाइंस में। ये हमें किस तरफ मूव करा रही है? जो सेंटर में एक लड़की खड़ी है उसकी तरफ। दीज आर द कर्व्ड लाइंस। तो अगर कोई भी आप पिक्चर ले रहे हो ना, मतलब कोई ट्रैक पे ले रहे हो, तो इस तरह मतलब सेंटर से लोगे कि मतलब कोई भी खड़ा हुआ है तो वो जो लाइंस होगी जो उस पर लगी हुई है, या फिर पूरी जो हमारे पास रोड है वो उसकी पिक्चर ही इसी तरह हो कि ऐसे लगे कि द रोड इज लीडिंग एस टू द मैन। तो ये मेन फोकस होता है इसका, लीडिंग लाइंस का। ये बात नेक्स्ट जो है वो फ्रेमिंग है, वो आपको आमना बताइए। अच्छा, अब फ्रेमिंग हमारे पास, फ्रेमिंग क्या होती है? बेसिकली आप वही बात के कोई भी पिक्चर आप ले रहे हो तो वो बैलेंस्ड है प्रॉपर्ली, आपका जो नेगेटिव स्पेस वगैरह है वो आपने सही तरह से उसको क्रॉप भी पिक्चर को ठीक से किया है, आपका सब्जेक्ट जो है वो ठीक जगह पे प्लेस्ड, अगर सेंटर में है तो वो उसकी साइड्स पे जगह बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। अगर आप रूल ऑफ थर्ड्स यूज़ कर रहे हो तो भी मतलब उसकी फ्रेमिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तो बेसिक फ्रेमिंग तो ये है, लेकिन फ्रेमिंग के आगे बहुत सारी टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है नेचर इंड्यूस्ड फ्रेमिंग। इसमें क्या होता है बेसिकली, फ्रेमिंग है क्या कि मतलब आप कोई भी सराउंडिंग की चीज़ आपके ऑब्जेक्ट को किस तरह से प्रोमिनेंट कर रही है। तो
नेचर इंड्यूस फ्रेमिंग में क्या होगा कि आप कोई भी नेचुरल फीचर्स को यूज़ करते हुए कोई भी फ्रेम क्रिएट कर लो अपने सब्जेक्ट का। अब ये नेचुरल फीचर कोई भी हो सकता है, लीव्स भी हो सकते हैं, बुशेस भी हो सकते हैं, कोई आर्चेस भी हो सकती हैं। ये जैसे आपकी फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हो कि वो एक आर्च टाइप बनी हुई है और दरमियान में आपका सब्जेक्ट है। अब बिल्कुल पिक्चर बैलेंस भी है, एक आपको फ्रेम नेचुरल फ्रेम भी मिल रहा है आपको, वो ट्रीज से बना हुआ है। दूसरे पिक्चर में भी इसी तरह मतलब लीव्स हैं, वो आपके सब्जेक्ट को एक फ्रेम दे रहे हैं प्रॉपर। तो फ्रेमिंग के नेचर इंड्यूस्ड फ्रेमिंग आ गई हमारी फर्स्ट एग्जांपल। उसके बाद हमारे पास है आर्किटेक्चर इंड्यूस्ड फ्रेमिंग। अब ये कोई भी आर्किटेक्चरल फीचर ही आपके सब्जेक्ट को जो है वो एक फ्रेम प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे साथ ही आपको एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है वो आप कोई भी आर्किटेक्चर कि आपने, अब ये तो आर्किटेक्चर वाली ही चीज़ें हैं, आपका सब्जेक्ट भी आर्किटेक्चर रिलेटेड है और आप जो फ्रेम प्रोवाइड कर रहे हो वो भी आर्किटेक्चरल फीचर ही है एक। तो हम ये तीनों एग्जांपल्स देखें यहाँ पे। तो फर्स्ट एग्जांपल में आपका सब्जेक्ट जो है वो बैकग्राउंड में एक गुंबद है और उसके पीछे आपको एक फ्रेम मिल रहा है, वो एक दीवार से बना हुआ है, फर्स्ट एग्जांपल। अब सेकंड में भी आपको नज़र आ रहा है कि पहले एक खिड़की टाइप है, वो आगे भी आपको बैकग्राउंड में भी आगे वो बहुत सारी नज़र आ रही है, तो ये फ्रेम विद इन फ्रेम की भी एक एग्जांपल है। फिर थर्ड पे भी आपके पास एक मीनार है, वो बैकग्राउंड में जो आपका सब्जेक्ट होता है ना बेसिकली वो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेम विद इन फ्रेम में बैकग्राउंड पे होता है और फोरग्राउंड पे आपकी जो है ना वो आपका फ्रेम जो आपने किसी भी आर्ट से बनाया है या बेशक वो ट्री से बनाया है, जिससे भी होता है, जो आपने फ्रेम प्रोवाइड किया है वो आपका फोरग्राउंड में होता है, सब्जेक्ट आपका बैकग्राउंड पे होता है। इन तीनों आपको सब एग्जाम्पल, इन तीनों एग्जाम्पल्स में भी आपको पता लग रहा होगा कि पहले जो एग्जाम्पल है उसमें गुंबद बैकग्राउंड पे नज़र आ रहा है, लेकिन आपको जो आगे चीज़ नज़र आ रही है वो एक वॉल है। फिर दूसरी एग्जांपल में भी इसी तरह है और तीसरी में भी इसी तरह है। फिर पीछे भी इसी तरह था कि जो आपका सब्जेक्ट है वो बैकग्राउंड में है, लेकिन जो आपका फ्रेम आप प्रोवाइड कर रहे हो किसी भी चीज़ का है बेशक वो आपका फोरग्राउंड में होता है। उसके बाद हमारे पास आता है ज्योमेट्रिक शेप फ्रेमिंग। अब बात वही है फ्रेम विद इन फ्रेम, लेकिन इधर फ्रेम क्या है, कोई भी ज्योमेट्रिक शेप से आप जो अपना सब्जेक्ट दिखा रहे हो ना वो कोई भी ज्योमेट्रिक शेप के थ्रू आप दिखा रहे हो। मतलब अब फर्स्ट एग्जांपल में बहुत ही क्लियर है, वो एक स्क्वायर सा बना हुआ है लेकिन थोड़ा टेढ़ा है और बैकग्राउंड पे आपको अपनी बिल्डिंग जो है वो आपका सब्जेक्ट है वो नज़र आ रहा है। इसी तरह राइट साइड पे भी आप देखें सर्कुलर शेप में आपको फ्रेम दिया हुआ है और उसके पीछे आपको जो है वो अपना नज़र आ रहा है सब्जेक्ट। तो इस तरह की कोई भी पिक्चर्स होती है ना उनको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक शेप फ्रेमिंग। अब शेप्स कोई भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, ट्रायंगुलर भी हो सकती है और भी बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी इसकी। फिर हमारे पास आ जाती है फिगर टू ग्राउंड फ्रेमिंग। अब इसमें क्या होता है, ये मतलब थोड़ी डिफरेंट है, मतलब इसमें कंट्रास्ट क्रिएट करना होता है बेसिकली सब्जेक्ट का बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में, सब्जेक्ट और बैकग्राउंड में। अब ये जो आपके पास एग्जांपल्स आपको सामने नज़र आ रही है बहुत बहुत क्लियर है, कंट्रास्ट आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपका बहुत प्रोमिनेंट है सब्जेक्ट जो है हमारा, यहाँ पे कोई भी बंदा है वो बहुत क्लियर है, कंट्रास्ट क्रिएट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड वाइट है, बंदा ब्लैक है। अब ये तो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट के एग्जांपल है, कोई भी इसी तरह से हो सकती है कि मतलब फॉर एग्जांपल कार्ड्स पड़े हैं एक जगह पे, तो सारे कार्ड्स एक रूप के हैं लेकिन जो एक है वो दूसरी साइड पे पड़ा हुआ है, तो वो एक कार्ड जो है वो एक कंट्रास्ट पैदा कर रहा है उधर। उस तरह ये भी इसकी एग्जांपल हो सकती है। यहाँ भी कोई भी येलो कलर है तो उसमें कोई रेड का पॉप अप हो जाएगा, तो वो आपको एक कंट्रास्ट पैदा कर रहा है, तो ये फिगर टू ग्राउंड फ्रेमिंग में आ सकते हैं इसकी एग्जांपल्स में। तो अब ये पिक्चर्स आपको बहुत क्लियरली बता रही है कि किस तरह से है कोई कंट्रास्ट क्रिएट करे, और ये किस तरह से हम कर सकते हैं, कोई भी मतलब लाइटिंग टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी इफेक्ट्स डाल के इनको हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो ये फिगर टू ग्राउंड फ्रेमिंग में आएगा कि जो आपका सब्जेक्ट और बैकग्राउंड में कोई कंट्रास्ट क्रिएट हो रहा होगा। उसके बाद बात हमारे पास आते हैं पर्सपेक्टिव।
पर्सपेक्टिव क्या होता है कि आप किस तरह से, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, आप किस तरह से उसकी पिक्चर ले रहे हो, मतलब किस एंगल से उसकी पिक्चर ले रहे हो आप। आपको मतलब इतना ही इंटरेस्टिंग और हैरानकुन मतलब बात होती है कि आप कोई भी एक पिक्चर ले रहे हो, एक सब्जेक्ट आपने रखा है, उसकी आप डिफरेंट एंगल से पिक्चर लोगे ना, तो आपको हर हर एंगल से वो उसका एक नई आपको लुक आएगी, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी हर एंगल से उसकी पिक्चर। तो पर्सपेक्टिव बेसिकली यही होता है कि कोई भी सब्जेक्ट की आप जो डिफरेंट एंगल से पिक्चर्स लेते हो ना, उसको हम पर्सपेक्टिव कहते हैं। आपका आप यहाँ पे देखो, कोई भी बिल्डिंग है, अभी मुझे एक एग्जांपल को इस तरह की मिल नहीं रही थी कि मैं एक ही चीज़ को आपको दिखाती। यहाँ पे देखो, फर्स्ट एग्जांपल में बिल्डिंग की पिक्चर है, वो बिल्कुल नीचे से ली हुई है। अब इमेजिन करो यही बिल्डिंग हो और आप उसकी सामने से पिक्चर हो, तो आपको कितना डिफरेंट व्यू आएगा, या उसकी किसी और साइड एंगल से पिक्चर लो तो आपको उसका कितना डिफरेंट व्यू आएगा। अब इसी तरह वो सेकंड वाली पिक्चर है, वो एक कॉर्नर से ली हुई है, उसके बजाय अगर आप बिल्कुल सामने से जाके लो तो उसका बिल्कुल ही डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव आपको नज़र आएगा। इसी तरह थर्ड वाली में भी यही एग्जांपल है कि आप मतलब वो बिल्कुल उस तरह से पिक्चर लिया है कि वो एलोंगेटेड बिल्डिंग लग रही है, लेकिन अगर आप सामने से लोगे तो वो तो आपको साइड से नज़र ही नहीं आएगी, उसका बहुत डिफरेंट आपको एक एस्पेक्ट नज़र आता है इस तरह। तो पर्सपेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब आप डिफरेंट एंगल से पिक्चर लेते हो और आपको बिल्कुल ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग व्यूज़ आते हैं, कोई भी आप जो सब्जेक्ट आपने रखा होता है। अच्छा, अभी फ़िलहाल कंपोजिशन एंड फ्रेमिंग तो हो गया हमारा पूरा। तो आप लोगों को ये मतलब ये जो अभी हमने आज की स्लाइड्स की है ना, कंपोजिशन एंड फ्रेमिंग, ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको बेसिक्स कैमरे की आ जाती हैं, लेकिन मतलब अगर आपको बेसिक्स कैमरे की सेटिंग्स करना भी आ गई हैं, लेकिन आप उसको ठीक तरह से कैप्चर नहीं कर पा रहे ना, तो वो मतलब आपको कोई पॉइंट ही नहीं रह जाएगा ना फोटोग्राफी का। मतलब आप सेटिंग्स ठीक कर रहे हो, वो आपकी ठीक होनी चाहिए, लेकिन जो बाकी आगे की चीज़ है वो बेसिक जो है वो होती ही कंपोजिशन एंड फ्रेमिंग है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ। जी जी हाँ जी, समझ आ गई है? मुझे लगा मेरा जी आ माइक गई है। ऑफ है। यस जी अच्छा, अभी आ गई है। ना मैं पूछ लूँ? आमना अब्दुलरहमान ने क्वेश्चन पूछा। हाँ हाँ, अब्दुलरहमान, एक सेकेंड टाइप किया है तो मैं देखती हूँ। अच्छा, सिमेट्री की टाइप्स, तूबा। हाँ जी क्या क्वेश्चन है? हाँ, सिमेट्री की टाइप्स रिपीट कर दें। अच्छा, मैं सबसे पहले मैंने आपको बताया था बैलेंस, मतलब मेन तो फोकस बैलेंस का ही है। सिमेट्री सबसे पहले है आपके पास सिंपल सिमेट्री, ठीक है, जिसमें दोनों साइड पे बिल्कुल एग्जैक्ट वही पिक्चर होती है, जैसे मिरर कर दिया आपने, ठीक है। और दूसरा है एसिमेट्री, मतलब जिसमें नहीं, बल्कि उसके बाद आप कह लो कि अप्रॉक्सीमेट सिमेट्री है, जिसमें ये कि एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस आ सकता है, मतलब एग्जैक्टनेस नहीं है बट वेट जो है ना वो इक्वल है पिक्चर के दोनों साइड पे। जैसे मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, अगर एक बिल्डिंग की आप पिक्चर ले रहे हो ना, दोनों साइड पे इक्वल डिवाइडेड, बट एक साइड पे जैसे कि कोई पर्सन खड़ा है या कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, बट बैलेंस भी है, सिमेट्री भी है, बट एग्जैक्ट नहीं था, इसलिए वो था आपके पास अप्रॉक्सीमेट सिमेट्री। और तीसरा हमारे पास था एसिमेट्री, जिसमें बैलेंस था बट दो डिफरेंट पिक्चर्स थी। जैसे ये सामने है बिल्कुल, एक साइड पे आपके पास बाइसिकल खड़ा है, दूसरी साइड पे कुछ नहीं है, ठीक है, वो विंडो है सिर्फ। तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक जगह पे एक कप पड़ा है और उसके साथ एक उसी कलर में बॉटल पड़ी हो, ठीक है, वो हमारे पास होता है तो सिमेट्री, लेकिन वो हम उसे कहेंगे एसिमेट्री, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है वो, ना ही वहाँ पे अप्रोक्सीमेट है। ये तीन टाइप्स है। और फिर मैंने आपको एक रेडियल बताया था, वो बैलेंस की टाइप थी, जिसमें सेंटर से प्रोजेक्ट हो रहा था। क्लियर हुआ? यहाँ पे ना मैंने मतलब एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा नहीं है, आप लोग खुद ऑब्जर्व करोगे ना तो ज़्यादा आपको पता चलेगा, बट यहाँ पे मतलब 3-4 मैंने दे दी थी कि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। तूबा, एक और क्वेश्चन आया है, बैलेंस और सिमेट्री में डिफरेंस। अच्छा, दोनों में डिफरेंस इस तरह नहीं है कि मतलब ये एक डिफरेंट चीज़ है बैलेंस और सिमेट्री। ये है कि सिमेट्री तो आप अगर ले रहे हो ना किसी पिक्चर में तो वो किस तरह हो, बट बैलेंस होना लाजमी। बैलेंस ये है कि
किस तरह वो इक्वली डिवाइड किया है दोनों साइड पे, या हॉरिजॉन्टल मतलब दोनों हॉरिजॉन्टल साइड पे कैसे डिवाइड हुआ है, या ऊपर नीचे वर्टिकल में किस तरह डिवाइड हुआ है। ठीक है, बैलेंस जो है ना हमारे पास वो ये है कि पिक्चर का विजुअल वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। आगे उसमें इसकी टाइप्स है। उनसे पूछो। ये जो आपने दो पिक्चर्स दी हुई हैं इसमें से ये जो एक बिल्डिंग वाली ये तो सिमेट्री वाली लग रही है, लेकिन ये जो दूसरी वाली ये तो सिमेट्री नहीं लग रही है। मैंने बताया ना कि वो सिमेट्री नहीं एसिमेट्री है। ठीक है, उसमें दो डिफरेंट मतलब एक साइड पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन एक साइड पे एक मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। एसिमेट्री इज नॉट लाइक एग्जैक्टनेस। ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी हो गया, उसमें डिफरेंट ही होते हैं दो ऑब्जेक्ट। बट देखो ये नहीं है कि जैसे रूल ऑफ थर्ड्स था ना वो अप्लाई हुआ है इस पिक्चर में। वो पिक्चर इवन आप बिल्कुल एक जैसी चीजें नहीं है, लेकिन आपको देखने में बैलेंस्ड लग रही देखो है। ना ये वॉल, आप वॉल को ही देख लो, दोनों साइड पे वो इक्वली है। मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल मतलब एक साइड पे वॉल और दूसरी साइड पे बिल्कुल कुछ भी नहीं था। वैसे ये भी हो सकता है एक साइड बिल्कुल डार्क होती और एक साइड पे मतलब आप सोच लो कि फायर हो। ठीक है, इस तरह वो एसिमेट्री में आता है। सिमेट्री होता है एग्जैक्टनेस। कासिम कुछ पूछना है? जी, मैं ये कह रहा था स्टार्टिंग में आपने कंपोजिशन के बारे में बताया था कि जो इसमें हम देखते हैं कि जो फोटोग्राफर है वो एलिमेंट्स को कैसे बैलेंस या अरेंज कर रहा है। तो एलिमेंट से मुराद जो ऑब्जेक्ट जिसकी हम पिक्चर कैप्चर कर रहे हैं वो है या सराउंडिंग है? एलिमेंट से मुराद कोई भी चीज़ है जो आपके पिक्चर में इंक्लूड हो रही है। मतलब आप किसी भी चीज़ की पिक्चर ले रहे हो, तो आपका सब्जेक्ट है वो तो मेन चीज़ है ना, तो आपने उसको किस तरह से प्लेस करना है वो आपको, अब वो है कंपोजिशन कि आप किस तरह से पिक्चर को कंपोज कर रहे हो। और अगर आपकी सराउंडिंग में अब जो भी चीज़ें आ रही हैं पिक्चर में उनको आप किस तरह से बैलेंस कर रहे हो, तो पिक्चर आप प्रॉपर्ली बैलेंस्ड होगी तो ही आपकी अच्छी कंपोजिशन नज़र आएगी। तो इसमें ठीक है। सराउंडिंग जो भी पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है वो सराउंडिंग और मेन ऑब्जेक्ट वो सब इंक्लूड होता है। ठीक है, थैंक यू। सही जी उनसे। ये जो आपने सिमेट्री का बताया था इसमें जैसे ये बिल्डिंग्स इक्वली डिवाइडेड हैं इस टाइम, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि इक्वली दूसरी साइड पे कुछ और चीज़ होती है और एक साइड पे कुछ और चीज़ होती है, तो वो भी इसी तरह की सिमेट्री में आएगी या फिर वो डिफरेंट हो जाएगी? क्या बोला आपने, रिपीट करना। मैं ये कह रहा हूँ जिस तरह से ये अभी बिल्डिंग वाली ये तस्वीर है, तो इसमें एक सिमेट्री अभी फ़िलहाल नज़र आ रही है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर हम लोग इस तरह की कोई पिक लेने की कोशिश करते हैं, तो उसमें वो स्ट्रक्चर ही उन्होंने ऐसे बनाया था कि वो इस तरह मतलब सिमेट्री आ नहीं रही थी वहाँ पे। तो वो फिर किसी और टाइप में वैसे आती है, फिर वो यही है। नहीं, वैसे मतलब मुझे आपकी बात ऐसे समझ आ गई। आप कह रहे हो कि बिल्डिंग ही इस तरह की बनी है। वैसे बिल्डिंग्स में सबसे मेन जो फोकस होता है ना वो बैलेंस और सिमेट्री का ही होता है। बट जस्ट इन केस कोई बिल्डिंग ऐसी है कि मतलब नहीं उसमें बन रहा, तो आप अपने आप को सेट कर लो, एक तो अपनी पोजीशन इस तरह कर लो। अगर फिर भी वो मतलब उसकी शेप ही इस तरह की है कि नहीं सिमेट्री में, फिर आप उसको किसी और तरह ले सकते हो। जैसे आमना ने बताया था कि आप उसके किसी कॉर्नर से पिक्चर ले सकते हो। ठीक है, फिर ज़रूरी नहीं कि आप सिमेट्री लगाओ, मतलब आप चेंज भी कर सकते हो। अपना पर्सपेक्टिव देखो ना, जो एंड पे आखिरी पॉइंट आमना ने बताया। और किसी का कोई क्वेश्चन है? कासिम आपने क्वेश्चन करना है कोई? नहीं, क्लियर है। ओके, समाना है यहाँ पे? जी मैं यहीं पे हूँ। समाना पर्सपेक्टिव क्या होता है? पर्सपेक्टिव ये होता है कि हमने एक ही, जैसे कि आपने बिल्डिंग की पिक्चर दिखाई थी तो हमने उस बिल्डिंग की डिफरेंट तरीके से मतलब डिफरेंट एंगल से पिक्चर्स लेनी थी। हम पर्सपेक्टिव दे रहे होते हैं कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ले रहे होते हैं। ओके सही है। अच्छा, वो एक क्वेश्चन आया है गोल्डन रेशो का, मैं बताती हूँ एक सेकेंड। जुनेद है यहाँ पे? जी जुनेद आप बता दो गोल्डन रेशो क्या होती है? हाँ, सबसे पहले तो जो ग्रेडिंग लाइंस है उसका पता होना चाहिए कि हम तो जब कोई ग्रेडिंग लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती है वहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है, और गोल्डन रेशियो में हम होते हैं फिबोनाची सीक्वेंस होता है जहाँ पे उसका जो सेंटर बन रहा होता है ना उसका कर्व का, ठीक है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं और वो होती है गोल्डन रेशियो।
हाँ सही है, मतलब इसका ग्रेड थोड़ा चेंज होता है, उससे इसकी रेशोज डिफरेंट होती हैं एज कम्पेयर टू रूल ऑफ थर्ड्स के। 1:1.8 का इस वो होता है, इस तरह से ग्रेड बनता है। तो ये देखें इस तरह, और फिर एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उसका एक स्पाइरल बनता है। स्पाइरल के मिडल में जब हम अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो वो गोल्डन रेशो को फॉलो कर रहा होता है। इसके एग्जांपल्स भी है कि मतलब स्टेयर्स वाली में भी बहुत प्रोमिनेंट आपको पता लग रहा है कि गोल्डन रेशो से पिक्चर ली हुई है और फॉलो हो रहा है। और थर्ड वाली पिक्चर में भी आपका जो पर्सन जो है वो बिल्कुल एट द मिडल ऑफ द स्पाइरल आ रहा है। तो इस तरह से समझ आ गई। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। तो हम लोगों का वैसे कवर हो गया है, आप लोगों को समझ भी आ गई है होप। तो मेरा कल वाइंड अप करते हैं फिर अब।